मैं डॉक्टर चेतन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, अंबाला सिटी से मर्केंटाइल रेवोल्यूशन पर एक व्याख्यान दूंगा, जिसका टॉपिक मर्केंटाइल रेवोल्यूशन ओरिजिन एंड रिजल्ट्स रहेगा। मैं आज मर्केंटाइल रेवोल्यूशन के बारे में विस्तारपूर्वक बताना चाहूंगा। यूरोप में सबसे पहले मर्केंटाइल रेवोल्यूशन, जिसे वाणिज्यिक क्रांति भी कहते हैं, आई, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना था। देश को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सोने चांदी के संचय पर बल दिया गया तथा व्यापार का संतुलन इस प्रकार हो कि आयात कम व निर्यात अधिक हो। इससे यूरोपियन देश, मतलब कि इंग्लैंड, बहुत अधिक धनी बन गया। यूरोपियन देशों में अब पैसा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब इस पैसे को कहां पर लगाया जाए? इस पैसे को लगाने के लिए यूरोपीय वासियों ने कृषि को चुना, जिसके कारण कृषि में कृषि क्रांति आई, जिसे हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, जिससे कृषि का उत्पादन अधिक होने लगा और अधिक लाभ प्राप्त होने लगा। इस तरह यूरोपीय देश और अधिक धन से विकसित हो गए। अब यहां पर यह क्वेश्चन खड़ा होता है कि इस बढ़े हुए पैसे को कहां पर लगाया जाए? अब यूरोपियन वासियों ने यह पैसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति में लगाया। यूरोप में नए नए उद्योग स्थापित किए गए, नए नए उपकरणों की खोज हुई, जिससे यूरोप के देशों में उद्योगों का भरपूर विकास हुआ। इस विकास के कारण अब यूरोप में और अधिक धन आ गया। इस प्रकार हम समझते हैं कि मर्केंटाइल रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। अब हम एंड में पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को ले लेंगे, जिसमें व्यक्तियों का एकमात्र उद्देश्य अपनी स्वयं की कंपनी की स्थापना करना, वे इस प्रकार कंपनी की स्थापना करना कि मुनाफा अधिक से अधिक हो और जनता को या जनता के हितों को इसमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुए आर्थिक एवं व्यापारी परिवर्तनों को वाणिज्यिक क्रांति का नाम दिया जाता है। वाणिज्यिक क्रांति के विकास के लिए जो आर्थिक नीति अपनाई गई, उसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार की नीति
मोटे तौर पर 1500 से 1750 ईस्वी के बीच अपनाई गई। वाणिज्यवाद, जिसको वाणीवाद अथवा व्यापारवाद भी कहा जाता है, एक आधुनिक शब्द है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग लंबे समय से होता रहा, परंतु किसी ने भी इसे परिभाषित नहीं किया। इसे परिभाषित करना आसान नहीं था, क्योंकि यह संगठित एवं व्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति का समूह ऐसा नहीं रहा जिसने वैज्ञानिक रूप से इस विचारधारा को विकसित किया हो। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन करते हुए वाणिज्यवाद की आलोचना के रूप में किया था। वाणिज्यवाद के उदय के कारण। वाणिज्यवाद के उदय के अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण थे। नंबर 1, पूर्ण जागरण। वाणिज्यवाद के उदय में पूर्ण जागरण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्ण जागरण आंदोलन यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में 15वीं से 16वीं शताब्दी में चला। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया था। इससे पूर्व लोग प्राय आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर समय अपना परलोक सुधारने के बारे में सोचते रहते थे। वे अपने वर्तमान की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। पूर्ण जागरण के बाद वे भौतिकवादी बन गए। अब वे अपना परलोक सुधारने की अपेक्षा अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करने लगे। इस कारण उन्होंने धन संचित करना आरंभ कर दिया। उनकी यह प्रवृत्ति व्यापार तथा वाणिज्य के विकास में सहायक सिद्ध हुई तथा इससे वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। नंबर 2, भौगोलिक खोजें। 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के साहसी नाविकों ने अनेक समुद्री मार्गों की खोज की। उस समय यूरोप के वैज्ञानिक नए नए आविष्कार कर रहे थे। उन्होंने नए प्रकार के हल्के तथा मजबूत समुद्री जहाज बनाए। उन्होंने कंपास का आविष्कार किया, जिससे समुद्री यात्रा अधिक सुरक्षित तथा सुगम हो गई। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जब यह विचार प्रचलित हो गया कि पृथ्वी गोल है, तो अनेक साहसी नाविकों के मन में धरती का चक्कर लगाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उनके इस कार्य के लिए पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सरकारों ने इन नाविकों को संरक्षण प्रदान किया। इन नाविकों ने नए समुद्री मार्गों द्वारा अज्ञात देशों की यात्रा की। नए देशों के संपर्क में आने के पश्चात यूरोप के देशों ने इन देशों से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यूरोप के देशों ने इन देशों में अपने उपनिवेश भी स्थापित कर लिए। अपने राष्ट्र की धन दौलत में वृद्धि करने के उद्देश्य से यूरोपियन देशों ने अनेक उपनिवेशों के प्रति आयात निर्यात के नियम बनाए, जो वाणिज्यवाद का रूप धारण कर गए। नंबर 3, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन भी वाणिज्यवाद के उदय का प्रमुख कारण बना। यह आंदोलन पोप की अनुचित शक्तियों तथा ईसाई धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया था। भिन्न भिन्न
धर्म सुधारकों ने पोप का प्रभाव समाप्त करने तथा उस द्वारा अनेक अधिकारों का कुप्रयोग करने के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। इस आंदोलन से प्रभावित होकर अनेक लोग व्यक्तिवादी तथा भौतिकवादी बन गए। अब वे अंधविश्वास को छोड़कर तर्क पर बल देने लगे। अब वे धार्मिक कार्य में जुटे रहने तथा परलोक सुधारने की अपेक्षा अपने वर्तमान जीवन सुखी बनाने के बारे में सोचने लगे। भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण अब वे अधिक से अधिक धन संचित करने लगे। परिणाम स्वरूप वाणिज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। आर्थिक परिवर्तन। आधुनिक काल में कुछ नए आर्थिक परिवर्तनों ने भी वाणिज्यवाद को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। मध्य युग में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम होता था तथा अधिकतर व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। राष्ट्रीय राज्य स्थापित हो जाने के कारण व्यापार और वाणिज्य का महत्व बढ़ गया। इस कारण अनेक देशों की सरकारों ने धातु की मुद्रा जारी की। निर्धन देशों ने तांबों के सिक्कों को चलाया, जबकि अमीर देशों ने सोने तथा चांदी के सिक्के जारी किए। धीरे धीरे आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में सोने चांदी को महत्व मिलने लगा। अब भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों की सरकारें अपने व्यापार तथा वाणिज्य का विकास करके अधिक से अधिक सोना चांदी संचित करने लगी। इस प्रकार भिन्न भिन्न यूरोपीय देशों ने भिन्न भिन्न बैंक भी स्थापित किए। इन बैंकों में इंग्लैंड का बैंक, फ्रांसीसी बैंक, बर्लिन का रॉयल बैंक, डेनमार्क तथा नॉर्वे बैंक, मॉस्को का इंपीरियल बैंक आदि प्रमुख थे। ये बैंक भी वाणिज्यवाद के उदय में सहायक कारक सिद्ध हुए। नंबर 5वां, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। पुनर्जागरण से पूर्व सामंतवाद का बोलबाला था। प्रशासनिक संबंधी अधिकतर शक्तियां सामंतों के हाथों में थी। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक दोष पाए जाते थे। इन देशों को दूर करने के उद्देश्य से कई सम्राटों ने सामंतों को शक्तिहीन करके शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना के सफल प्रयास किए। परिणाम स्वरूप 15वीं से 17वीं शताब्दी में अनेक शक्तिशाली राज्यों का उत्थान हुआ। अब इन राज्यों के शासक व्यापार तथा उद्योग से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों का निभाने लगे। इन शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में शांति एवं सुरक्षा का वातावरण तैयार हुआ, जो व्यापार तथा वाणिज्य के प्रसार के लिए आवश्यक था। परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक राज्य अपनी राजनीतिक शक्ति का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था, जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। प्रत्येक राज्य ने व्यापार को विकसित करने की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद को नई शक्ति प्रदान हुई। वाणिज्यवाद के उदय में विचारकों का योगदान। नंबर 1, टॉमस मुन 1571 से 1641 ईस्वी। टॉमस मुन इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध व्यापारी
तथा लेखक था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक निर्देशक था। वह अपने देश के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त करना चाहता था। उसके अनुसार इंग्लैंड से अधिक मात्रा में सोना चांदी आ सकता है। उसने सुझाव दिया कि उपभोग के लिए जिन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है उन पर अधिक कर लगा दिया जाए और दूसरी ओर निर्यात पर साधारण कर हो ताकि व्यापार संतुलन देश के पक्ष में रहे। एंटोनियो सेरा 1580 से 1650। एंटोनियो सेरा इटली का एक प्रसिद्ध वाणिज्यवादी था। उसने देश में सोने चांदी की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसके अनुसार जिस देश के पास सोने चांदी का अभाव है उसे अन्य साधनों से सोना चांदी अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का एक महान वाणिज्यवादी विचारक था। इसका काल 1575 से 1621 ईस्वी तक माना जाता है। 1615 में उसने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक छपी जिसमें उसने कृषि के विकास पर बहुत बल दिया। उसके अनुसार कृषि ही सारी संपदा का आधार है। वह बेकार तथा आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता था। उसका कथन था कि राज्य का सब प्रमुख कर्तव्य यह है कि वह यह देखे कि कोई व्यक्ति बेरोजगार ना हो, क्योंकि बेकारी की समस्या मनुष्य की शक्ति को समाप्त कर देती है। उसके अनुसार देश सोने चांदी से इतना अमीर नहीं होता जितना रोजाना जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति से। वह अत्यधिक निर्यात तथा कम आयात का समर्थक था। नेक्स्ट, फिलिप विलियम वान हॉर्निक। यह ऑस्ट्रिया का एक अर्थशास्त्री विचारक था। उसने 1604 में छपी अपनी पुस्तक में यह विचार प्रकट किया था कि राष्ट्र की शक्ति अधिक से अधिक सोना चांदी संचित करने में है। उसका काल 1638 से 1772 ईस्वी तक कहा जा सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित के लिए उसने कहा कि कुछ नियम भी बनाए जाने चाहिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहिए तथा सोने चांदी की खानों को ढूंढना चाहिए। उसका विचार था कि सोने चांदी किसी भी कीमत में बाहर नहीं जाना चाहिए। जॉन कोलबर्ट, वह लुई 14वें का वित्त मंत्री था। उसने भी वाणिज्यवाद के महत्व को बढ़ाने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। वह फ्रांस की आर्थिक स्वरूप को नया रूप देना चाहता था। वह फ्रांस की धन दौलत को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्नों में लगा रहा। कोलबर्ट का विचार था कि फ्रांस की सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण हो तथा व्यापार को विकसित करने के लिए कंपनियों की स्थापना की जाए। उसने सुझाव दिया कि व्यापार द्वारा अधिक से अधिक सोना इकट्ठा किया जाए जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। फ्रांस की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्यों से नहरों तथा सड़कों का निर्माण किया जाए
उसने यह भी सुझाव दिया कि देश में निर्यात माल उच्च कोटि का हो, जिसे विदेशों में भेजकर अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त किया जा सके। सर विलियम पैटी 1623 से 1687। यह एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री था। उसने अनेक पुस्तकें लिखी। उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम राजनीतिक अर्थशास्त्र था। सर विलियम पैटी के अनुसार भूमि तथा मजदूरी दोनों ही धन कमाने के साधन है। उसने भूमि को संपत्ति की माता तथा मजदूरी को संपत्ति का पिता कहा। उसका सुझाव था कि निर्यात कम करके निर्यात को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। वाणिज्यवाद का काल। वाणिज्यवाद के जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। प्रोफेसर एरिक रोल का मानना है कि मोटे रूप से वाणिज्यवादी सिद्धांत 14वीं सदी के अंत या 15वीं सदी के आरंभ से दिखाई देने लगे थे। एक अन्य विद्वान अलेक्जेंडर ग्रे ने भी इसका आरंभ 14वीं शताब्दी के अंत या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ से इस विचारधारा को माना है और इसका प्रचलन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना। वेलेस के अनुसार वाणिज्यवाद के चिन्ह 16वीं सदी के दृष्टिगोचर होने लगे थे तथा 17वीं व 18वीं शताब्दी में यह विचारधारा पूर्ण रूप से विकसित हुई। क्योंकि वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है, इसलिए इसके उद्भव का समय निश्चित करना काफी कठिन है। मोटे रूप से इसका समय 15वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी के अंत तक माना जा सकता है। वाणिज्यवादी विचारधारा को मानने वाले व्यापारी, प्रशासक एवं शासक राष्ट्र के आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते थे। यही वाणिज्यवाद का मुख्य उद्देश्य था। आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सोने एवं चांदी के भंडार को बढ़ाना आवश्यक था तथा यह केवल विदेशी व्यापार द्वारा ही बढ़ाया जा सकता था। वाणिज्यवादियों का नारा था कि अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। इसलिए कुछ विद्वानों एवं लेखकों ने वाणिज्यवाद को धातुवाद की संज्ञा दी है। वाणिज्यवाद के प्रमुख उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कीमती धातुओं सोना व चांदी को इकट्ठा करना। नंबर 2, देश के व्यापार एवं उद्योग को अधिक से अधिक विकसित करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना। देश के आयात एवं निर्यात पर ऐसे नियम लागू करना जिससे व्यापार का संतुलन हमेशा देश के अनुकूल रहे। व्यापार एवं उद्योग को बढ़ाने से प्राप्त आय के आधार पर देश की राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति बढ़ाना जिससे देश एक प्रमुख शक्ति बन जाए। यह अगला पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 6, देश के लिए उचित तथा अनुचित तरीके से उपनिवेश प्राप्त करना। इन उपनिवेशों में व्यापार एवं वाणिज्य के नियम इस प्रकार लागू करना ताकि देश को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। नंबर 7, राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देना। इस प्रकार वाणिज्यवादियों का उद्देश्य
अनुकूल व्यापार संतुलन द्वारा अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके शक्तिशाली बनना था। वाणिज्यवाद की मुख्य विशेषताएं। वाणिज्यवाद कोई एक निश्चित तथा सुव्यवस्थित विचारधारा नहीं थी। इस विचारधारा को प्रचलित करने वाले भी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। इसका संबंध तो मुख्य रूप से व्यवहारिक अर्थशास्त्र के साथ था। इसके विचार में समय समय पर परिवर्तन भी होते रहे, फिर भी इसमें प्रमुख विशेषताएं लगभग सभी देशों में एक थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं। नंबर 1, सोने चांदी के संचय पर बल। वाणिज्यवादियों की यह धारणा थी कि धन दौलत का सर्वोत्तम साधन सोना चांदी ही है। इसलिए राज्य को अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह करना चाहिए। उनका केवल एक ही नारा था, अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति। अर्थात जिस देश के पास अधिक सोना चांदी होगा वही धनी होगा तथा शक्तिशाली होगा। देश अथवा विदेश में भी सोना चांदी प्राप्त किया जा सकता था। वाणिज्यवादियों ने अपनी सरकारों को यह सुझाव दिया कि वह अपने राज्य में अधिक से अधिक सोने व चांदी की खानें खोजें। उन्होंने यह भी परामर्श दिया कि राज्य को उचित व अनुचित ढंगों से विदेशों से इन बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके अपने देश से सोने चांदी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। नंबर 2, राज्य द्वारा आर्थिक नियम। वाणिज्यवादियों का विचार था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए आर्थिक नियम बनाए जाने चाहिए। स्वभाव से ही स्वार्थी होने के कारण मनुष्य सदा ही निजी हितों की पूर्ति करने का प्रयास करता रहा है। समाज एवं राज्य पर उसके कार्यों का क्या प्रभाव पड़ेगा वह तनिक भी ध्यान नहीं देता था। यदि व्यक्तियों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता दे दी जाए और राज्यों की ओर से इस संबंधी कोई कानून न बनाया जाए तो स्थिति बहुत विपत्तिजनक हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यवादियों ने यह विचार प्रकट किया कि व्यापार, उद्योग तथा कृषि पर राज्य का नियंत्रण हो और राज्य ऐसे कानून लागू करे जिसमें धन दौलत की वृद्धि हो तथा समाज का कल्याण हो। आर्थिक एकीकरण। राज्य की ओर से आर्थिक एकीकरण करने का प्रयास भी वाणिज्यवादियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। सामंतवाद में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न चुंगी, कर, कानून, मुद्राएं तथा मापतोल के पैमाने प्रचलित थे। वाणिज्यवादियों ने यह सुझाव दिया कि राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए स्थानीय करों को समाप्त कर राष्ट्रीय कर निर्धारित कर दिए जाएं। सारे देश में एक जैसी मुद्रा तथा मापतोल के पैमाने हों। एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाए। वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी नियम सब जगह समान थे, परंतु वाणिज्यवादियों का यह प्रयास अधिक सफल ना रहा क्योंकि कुछ ही राज्यों में राष्ट्रीय नियम लागू किए गए थे। अगला पॉइंट, अनुकूल व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन का अर्थ है आयात की अपेक्षा निर्यात का मूल्य अधिक होना। वाणिज्यवादियों का विचार था कि निर्मित वस्तुओं को अधिक से अधिक निर्यात हो
तथा विदेशी वस्तुओं को कम से कम खरीदी जाए या मंगवाई जाए। इस प्रकार देश के सोने चांदी के भंडार में वृद्धि होगी। इसलिए सरकार को व्यापार संबंधी ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे व्यापार संतुलन देश के अपने पक्ष में हो। आगे अगला पॉइंट, उद्योगों की रक्षा। वाणिज्यवाद की एक अन्य विशेषता द्वारा राज्य अपने उद्योगों की रक्षा करना था। वाणिज्यवादियों का यह विचार था कि राज्य अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता करे। अधिक मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन किया जाए तथा तैयार माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अथवा बाहर से आने वाले माल पर इतना भारी आयात कर लगा दिया जाए कि वह स्वदेशी माल का मुकाबला ना कर सके। उन्होंने यह सुझाव दिया कि कच्चा माल, मशीनों, औजारों आदि का निर्यात ना किया जाए तथा ना ही कारीगर देश छोड़कर विदेश में जा सकें। वाणिज्यवादियों के अनुसार राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए और नागरिकों को विदेशी माल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। केवल वे ही वस्तुएं बाहर से मंगवाई जाएं जिनका निर्माण अपने देश में करना असंभव हो। वाणिज्यवाद का प्रसार 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के भिन्न भिन्न देशों ने व्यवहारिक रूप से वाणिज्यवाद को लागू करने के प्रयास किए, परंतु इन्हें लागू करने में भिन्न भिन्न शासकों ने भिन्न भिन्न ढंग अपनाए। इस कारण वाणिज्यवाद का व्यवहारिक रूप सैद्धांतिक रूप से बहुत ही कम रहा। संक्षेप में भिन्न भिन्न यूरोपों में या यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में वाणिज्यवाद के प्रसार का वर्णन इस प्रकार हम कर सकते हैं। नंबर 1, इंग्लैंड। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद के कुछ संकेत ट्यूडर शासकों के काल में मिलते हैं, जो काल 1485 से 1603 के बीच में माना जाता है। उन्होंने अपनी 9 परिवहन अधिनियमों द्वारा वाणिज्यवादी विचारधारा की पृष्ठभूमि तैयार की। हेनरी सप्तम ने एक कानून द्वारा यह निश्चित कर दिया कि विदेशी व्यापार के लिए केवल अंग्रेजी जहाजों का उपयोग किया जाएगा। इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का वास्तविक आरंभ एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुआ। नंबर 2, फ्रांस। फ्रांस में वाणिज्यवाद को व्यवहारिक रूप देने वाला वाणिज्यवादी था काल्बर्ट। वह फ्रांस का वित्त मंत्री तथा एक विख्यात अर्थशास्त्री था। काल्बर्ट के नाम से भी हम उस देश के वाणिज्यवाद या वाणिज्यिक नीति को समझ सकते हैं या उसको उसका नाम भी दे सकते हैं। उन्होंने फ्रांस को सुदृढ़ आर्थिक नीति के निर्माण के लिए सभी आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो सुझाव दिए वो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण थे। नंबर 1, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करना ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। नंबर 2, खाद्यान्नों के निर्यात पर रोक लगाना।
नंबर तीसरा, शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करना। नंबर चौथा, व्यापारिक संघों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। नंबर 5, व्यापार के विकास एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए शक्तिशाली जहाजी बेड़ों का निर्माण करना। इंग्लैंड के वाणिज्यवादियों की तरह कालवर्ट भी यह मानता था कि व्यापार संतुलन देश के अनुकूल होना चाहिए और सोने चांदी के संग्रह को इस अनुकूलता का संकेत भी उसने संकेत माना। उसका कहना था कि अपने देश का व्यापार की रक्षा के लिए यदि आवश्यक हो तो व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। कालवर्ट ने औद्योगिक उत्पादन में कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत किए जिनमें से प्रमुख थे विदेशी प्रतिद्वंदिता को देखते हुए उत्पादित माल को गुणवत्ता में सुधार करना, कृषि के साथ साथ अन्य साधनों का विकास करना तथा लोगों के रोजगार के लिए अवसर जुटाना ताकि वे सामाजिक असंतोष का कारण ना बने। स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस की भांति स्पेन में भी वाणिज्यवादी नीति का काफी विकास हुआ। स्पेन में आंतरिक व्यवस्था को सुधारने की बजाय सोने चांदी के संग्रह पर अधिक बल दिया गया। स्पेनवादियों ने उन सभी साधनों का उपयोग किया जिनके द्वारा सोना चांदी प्राप्त किया जा सकता था। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया तथा उपनिवेशों का अधिक से अधिक शोषण किया। आगे ले लेते हैं हम पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश था। 1500 ईस्वी में इसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। इसलिए छोटा सा देश होने के बावजूद भी इस देश के नाविकों तथा व्यापारियों ने इस देश की औपनिवेशिक शक्ति को बढ़ाने में प्रशंसनीय कार्य किए। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक साहसी नाविक भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसने अपने देशवासियों का ध्यान इसकी ओर दिलाया। यदि वे भारत के साथ व्यापार करेंगे तो यह पुर्तगाल के लिए लाभदायक रहेगा। इसी तरह यूरोप के अन्य देशों में भी वाणिज्यवाद सिद्धांत पनपता रहा, जैसे हॉलैंड, प्रशिया, ऑस्ट्रिया तथा रूस में। इस प्रकार मैंने अपने इस व्याख्यान में आपको वाणिज्यवाद के बारे में सारी बातों का उल्लेख कर दिया है, जिसमें वाणिज्यवाद की परिभाषा, उद्देश्य एवं काल और वाणिज्यवाद की मुख्य विशेषताएं, वाणिज्यवादियों का पतन और अंत में जो की चीज मुझे सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी कि वाणिज्यवाद का प्रसार इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ और यूरोप के बाद में अन्य सभी देशों में हुआ और इसका बाद में पतन हो गया, क्योंकि इसमें कई त्रुटियां थी, जिन त्रुटियों को मैं इससे पहले आपको सारा कुछ बता चुका हूं, जिन्होंने मतलब कि सोने चांदी आदि के संग्रह पर बल दिया, कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया, स्वतंत्र व्यापारी उपनिवेशों का शोषण किया, अनुचित व्यापार, राजा की शक्तियों की अत्यधिक वृद्धि, बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव
पूंजीवाद का विकास। ओके, वाणिज्यवाद की मुख्य विशेषताएं कुछ एक इस प्रकार भी हैं। उपनिवेशों या उपनिवेश स्थापित करने पर बल। वाणिज्यवादियों ने राज्य के व्यापार की सुरक्षा एवं प्रसार के लिए उपनिवेश स्थापित करने पर बल दिया। वाणिज्यवादी उपनिवेश को वाणिज्यवाद का पूरक मानते थे। उन्होंने कहा कि उपनिवेशों की स्थापना से राज्य को दोहरा लाभ होगा। एक तो राज्य की बड़ी वस्तुओं को आसानी से उपनिवेशों में बेचा जा सकेगा और दूसरे उनसे कच्चा माल सस्ती कीमतों पर खरीदा जा सकेगा। सस्ते कच्चे माल से तैयार माल की लागत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप देश उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में अन्य देशों की उपयोगिता कर सकता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं हम, इसमें रह गया जो देश को शक्तिशाली बनाना। वाणिज्यवादी चाहते थे कि राज्य धन दौलत से समृद्ध होने के साथ साथ शक्तिशाली भी हो। वे समृद्धि तथा शक्ति को एक दूसरे का पूरक मानते थे। उनके अनुसार धन की वृद्धि तथा सुरक्षा के लिए जितनी राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए धन की भी है। धन ही शक्तिशाली या धन से ही शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है। इसी से ही विदेशी शत्रु को घूस देकर खरीदा जा सकता है तथा अन्य देशों को अपने समर्थन में किया जा सकता है। दूसरी ओर राजनीतिक शक्ति से संपन्न राज्य अपने उपनिवेश स्थापित कर सकता है। इसी उद्देश्य को मुख्य रखकर वाणिज्यवादी राज्य के लिए अधिक से अधिक धन संपत्ति एकत्रित करने तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने पर बल देते थे। अब हम ले लेते हैं वाणिज्यवाद का पतन क्यों हुआ। वाणिज्यवाद के पतन के बहुत से कारण थे जो मैं कुछ एक आपको बताना चाहूंगा। अत्यधिक धन का महत्व। वाणिज्यवादी विचारधारा का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक धन संग्रह करना था। परिणाम स्वरूप धन का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि शासक वर्ग लोक कल्याण के महत्व की भावना को भूल गया। अधिक धन प्राप्ति की लालसा में व्यापारी तथा पूंजीपति लोग श्रमिकों का शोषण करने लगे। श्रमिकों को केवल उतना ही वेतन दिया जाता था कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। वे कम वेतन से जीवन किसी विशेष सुविधा का भोग नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वाणिज्यवादी नीति का स्थायी रहना संभव नहीं था। दूसरा, कृषि को हानि हुई। अधिकांशतः वाणिज्यवादियों ने अपने देशों को अधिक या आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ करने के लिए व्यापार तथा उद्योग को बहुत महत्व दिया। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर व्यापार को, द्वितीय स्थान पर उद्योग को तथा तृतीय स्थान पर कृषि को रखा। परिणाम स्वरूप पश्चिम यूरोप में अधिकांशतः देशों में कृषि की उपेक्षा की गई, जिससे कृषि तथा कृषकों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। फ्रांस में तो विशेष तौर पर किसानों की दशा बहुत खराब हो गई थी तथा राजकोष खाली हो गया था। अपने राजकोष को भरने के लिए सरकार ने लोगों पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में बेचैनी फैल गई तथा उन्होंने सरकार की वाणिज्यवादी नीति का घोर विरोध किया। अगला पॉइंट, उपनिवेशों का शोषण। उपनिवेशों का शोषण भी वाणिज्यवाद के पतन का कारण बना। वाणिज्यवाद का आधार ही उपनिवेशों का शोषण था।
वाणिज्यवादी समझते थे केवल मातृ देश के लाभ के लिए ही उपनिवेशों की स्थापना की गई है। इस कारण उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका शोषण आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने उपनिवेशों में स्थित उद्योगों तथा व्यापारिक संगठनों पर कठोर नियम लागू कर दिए, जिसके कारण बस्तियों के उद्योग तथा व्यापार विनाश हो गए। वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। विवश होकर उपनिवेशों के लोगों ने स्वतंत्र संघर्ष आरंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद का पतन होना स्वाभाविक ही था। अनुचित व्यापार। देश के भिन्न भिन्न देशों की सरकारों ने अपने देश के व्यापार को विकसित करने के कई उद्देश्य से कई कठोर नियम लागू कर दिए। इन नियमों का उल्लंघन होना स्वाभाविक था। इन नियमों का उल्लंघन करके लोगों ने अनुचित व्यापार आरंभ कर दिया। उन्होंने स्मगलिंग आरंभ कर दी। इससे व्यापारिक भ्रष्टाचार अपने यौवन पर पहुंच गया। इसके सबके लिए, लोगों के लिए वाणिज्यवाद की नीति को ही उत्तरदायी ठहराया। परिणाम स्वरूप उसमें वाणिज्यवाद के विरुद्ध भावना बलवती होने लगी। राजा की शक्तियों में वृद्धि। अगला पॉइंट ले लिया। वाणिज्यवादियों ने देश के उद्योगों तथा व्यापार की सुरक्षा के लिए राज्य की सैनिक शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। सैनिक शक्ति बढ़ाने से राज्य की और राजा की शक्ति भी बढ़ गई। अंत में वे स्वेच्छाचारी हो गए तथा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। इसलिए जनता के हितों को बहुत आघात पहुंचा तथा उनमें असंतोष फैल गया। इस परिस्थितियों में वाणिज्यवाद नीति का विरोध होना स्वाभाविक ही था। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, बदलती हुई परिस्थितियों का प्रभाव। वाणिज्यवादी सिद्धांत अस्थिर प्रवृत्ति के थे। तत्कालीन परिस्थितियों में ये तो कार्य रूप में लाए नहीं जा सकते थे, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों में उनमें सुधार नहीं लाया जा सकता था। परिणाम स्वरूप एक दीर्घ काल तक वाणिज्यवाद का अस्तित्व में रहना असंभव था। समय के साथ साथ व्यापार का स्वरूप बदल गया तथा राज्य को व्यापार पर लगे अनेक प्रतिबंध हटाने पड़े, जो अब अव्यावहारिक हो गए थे। अब स्वतंत्र व्यवहार को अधिक उपयोगी समझा जाने लगा। इससे वाणिज्यवादी सिद्धांत को गहरा आघात पहुंचा तथा वाणिज्यवाद का पतन आरंभ हो गया। आखिर में मैं कहूंगा पूंजीवाद का विकास। वाणिज्यवादी नीति पर चलते हुए कई देशों ने, सरकारों ने व्यापार तथा उद्योगों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, परंतु औद्योगिक क्रांति आने पर पूंजीपतियों ने वाणिज्यवाद की आलोचना आरंभ कर दी। पूंजीपतियों के अनुसार सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध गलत तथा हानिकारक थे। उन्हें स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उसके विचारों से वाणिज्यवाद को गहरा धक्का लगा तथा स्वतंत्र व्यापार के विचारों को बल मिला। एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव न केवल इंग्लैंड में ही पड़ा, बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी पड़ा। इससे प्रभावित होकर इंग्लैंड, कई अन्य यूरोपियन देशों ने स्वतंत्र व्यापार की आज्ञा दे दी। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वाणिज्यवादी नीति का अंत हो गया।